हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हमें 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। तो अब तक हमने 280 प्रश्न इसमें कर लिए हैं। तो आज 281 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, यानी ये किस प्रकार की प्रगति है? यानी बच्चा सबसे पहले हाथ से किसी चीज को पकड़ता है, पूरे हाथ से। उसके बाद में वो धीरे धीरे अंगुलियों और अंगूठों से के पकड़ना शुरू कर देता है। तो ये पूछता है कि ये किस प्रकार की प्रगति है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सिफेलो कोडाल प्रगति और प्रोक्सी मोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और अनियमित प्रगति। अब देखिए, इसका देखिए आंसर, दो आंसर इसके राइट है। एक तो है प्रोक्सी मोडिस्टल प्रगति और एक आती है व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। यानी पहले छोटा कार्य करता है, उसके बाद में बड़ा कार्य करता है। तो इनमें से देखिए दोनों आंसर बी और सी, दोनों आंसर सही है। तो देखिए ध्यान रखना, ये सेम टू सेम एग्जाम अगर पूछे जाए तो उनमें से एक आंसर को निकाल कर दूसरा आंसर निकाल डाल दे उसमें, तो भी ध्यान रखना आपको। प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति कहते हैं इसको, और एक नाम और है व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। या इसको ऐसे बोल सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे वाला प्रश्न 282 ये कहते हैं कि बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। यानी बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो शिक्षक को किस प्रकार की जांच करनी चाहिए? तो देखिए, शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, दोनों या कोई नहीं। अब देखिए, तो टीचर को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी और विशिष्ट रुचियों में विस्तार। तो ये पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है, यानी चारों में से एक नहीं है। तो देखिए, अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य, बिल्कुल नेता बनता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये भी सही है, प्यार वार लफड़ा इसमें भी होता है। और मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं, यानी वो किशोर अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाता है, उसमें किसमें कमी नहीं आती है। विशिष्ट रुचियों में विस्तार, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री संबंधों में भारी कमी। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र, यानी लगभग 9 साल का है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? अब देखिए, एरिक्सन के ने कुल 8 प्रकार बताए हैं मनोसमझ के। अब कौन से बताए वो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे आपको कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो 9 साल का बच्चा है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो वो कौन से चरण से मेल खाता है? तब हमें ध्यान रखना है कि लगभग वर्ष कितने का है, 9 वर्ष का है। तो उसमें अलग अलग एज दे रखी है। तो पहला है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अतरंगता बनाम अलगाव। तो इनमें से कौन सा मेल खाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, ये लगभग 9 साल के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, इसमें बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चों को लालच नहीं देना चाहिए। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आता भी है और सभी सही करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद। तो देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना उसमें ज़्यादा होती है हड्डियाँ। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, कोई विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे करके वो जब किशोरावस्था यानी 18 वर्ष की आयु पार कर लेता है तो उसके बाद में उनकी जो हड्डियाँ होती है उसमें संख्या उसमें कम आ जाती है। किशोरावस्था तक बढ़ती है, घटती है, उसके बाद में एक दूसरे जुड़कर एक हो जाती है या छोटी छोटी विलुप्त हो जाती हैं। तो ये किशोरावस्था के बाद में जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के बाद। अगला प्रश्न आता है, प्याजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। जीन प्याजे ने मनुष्यों के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। तो देखिए इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही क्रम है, यानी चारों तो है लेकिन इसमें आगे पीछे कौन सा होगा, यानी लाइन से कौन सा है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तर्कबूंदी संक्रियात्मक, संवेदी तंत्र संक्रियात्मक, बिल्कुल चारों सही है लेकिन ये लाइन वाइज नहीं है। देखिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आएगी संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मक, उसके बाद में आएगी पूर्व संक्रियात्मक, और उसके बाद में आएगी तर्कबुद्धि संक्रियात्मक, और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक। तो ध्यान रखना औपचारिक संक्रियात्मक है वो सबसे अंत में आएगी, सबसे अंत में आएगी। ये देखिए अभी जो फिलहाल में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें कॉमर्स में पूछा गया था कि जीन प्याजे की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ये थी चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ध्यान रखना औपचारिक लास्ट में है, तो इसमें देखिए सबसे अंत में औपचारिक किसमें है, तो ये है डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्रम याद रखना, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? वार्षिक भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, विशिष्ट, सामान्य। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार होता है। तो देखिए इसमें शीर्ष पदीय यानी शीर्ष की ओर से होता है विकास, है ना, वो सबसे पहले शीर्ष यानी सिर, यानी वैसे हम राजस्थानी भाषा में बोले तो माथा, यानी सबसे पहले विकास सिर का होता है। उसके बाद में धीरे 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 अंगों का होना शुरू हो जाता है। तब ध्यान रखना जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे बड़ा उसका सिर होता है और बाकी सब शरीर में छोटे छोटे अंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, और अनुकूलन और अधिगम। तो देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन और अधिगम। इसका आंसर है अनुकूलन और अधिगम। आगे बात करते हैं, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है, इसका मतलब 3 तो है, एक नहीं है। तो परिकल्पना करना बिल्कुल सही है, एमोर चिंतन करना, कल्पना करना, दे देखिए एक बात बताइए, संज्ञान नाम से अर्थ है तो यानी ज्ञान यानी अच्छी अच्छी बातें होती है, वो चिंतन करना है अच्छी अच्छी बातें। तो परिकल्पना यानी परिकल्पना करना है, सोच विचार करता है वो, एमूर्त चिंतन करना है, और कल्पना करना ये भी सही है। और इसका जो है वर्गीकरण करना, इसका संबंध नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं 291 ये कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 तो सही है, एक सत्य नहीं है, वो हमें छांटना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के बारे के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, क्यों भाई? उद्दीपन से तो विकास को बढ़ावा मिलता है, तो हमें आंसर हमारा यही मिल गया।
अगला देख लेते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। बिल्कुल, बच्चे जो विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उससे विकास बहुत प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं पाई जाती है। बिल्कुल, बाल्यावस्था के अलग, शिशुअवस्था के अलग, किशोरावस्था के अलग। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? प्याजे के अनुसार निम्न है। तो देखिए, कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो संपूर्ण की बात आती है तो हम बात करते हैं अमूर्त की। तो प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो संपूर्ण विकास की अवस्था कहलाती है, बाकी सारी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्याजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। यानी वापस पढ़िए इसको, कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी वो अस्तित्व में है, तो ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? जीन प्याजे केवल। तो इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्या बोलते हैं? संवेदी गामक अवस्था। इसका अर्थ यही होता है कि कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो उसका अस्तित्व जरूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना और सहज चित्र विवरण। तो संज्ञानात्मक, संज्ञान की बात आ रही है। संज्ञान में देखिए सहज चित्र विवरण होगा, सामान्यीकरण भी होगा और अनुप्रयोग करना भी होगा, लेकिन इसमें अनुवाद करना नहीं होता, यानी वो मन मन में सोचता है, अनुवाद नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन से सम्मुख डी लिखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ से जी हो जाएगा और विकास यानी डेवलपमेंट से हो जाएगा डी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकास है और कौन सी अभिवृद्धि है। तो देखिए, एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, दांतों का निकलना, तो ये क्या है? जो दांत हैं, दांत निकले यानी दांतों में वृद्धि हुई, तो ये क्या हुआ? अभिवृद्धि। यानी ये मूर्त है, हमें दिखाई देता है, पहले छोटे थे अभी बड़े हो गए। अगला है, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये अभिवृद्धि हुई। तो ध्यान रखना पहले में आएगा जी। तो देखिए ये तो गलत हो गया पहले से ही, उसके बाद में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, पेट के बल लेटना। तो देखिए ये जो है ये है विकास। विकास यानी इसमें कोई भी वस्तु ना तो वृद्धि कर रही है ना कमी कर रही है। तो ये 3 माह के बालक का उल्टा पेट के बल लेटना, यानी वो खेलता है धीरे धीरे, तो ये हो गया विकास। तो इसका अर्थ हो गया कि दूसरे में होगा विकास, यानी बे में डी। तो सुनिए कहां पर है? 2 में बी, यानी डी डेवलपमेंट, इसमें भी है और इसमें भी है। चले एक और डाक देखते हैं। ये कहता है कि एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना। तो ये क्या है? ये है विकास। क्या है? विकास, यानी आगे वाले में सी में होगा डेवलपमेंट। तो इसका आंसर निकल गया हमारे सामने बी। आगे देखते हैं, एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे बालों का उगना, उगना मतलब वृद्धि होना, तो इसका अर्थ है जी। तो ये भी इसका आंसर हो गया बी, बिल्कुल सही। इस प्रकार के बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। आगे, पारिस्थितिक के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो मूल्य होते हैं वो आते हैं मैक्रो सिस्टम में। किस में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि मेटा कोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित हैं वह हैं।
किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति संज्ञान, बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीयता संज्ञान, सह अस्तित्व एवं सामाजिकता का संज्ञान, गणितीय समस्याओं के समाधान, सह क्षमता। तो ये पूछ रहा है मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया। संज्ञान की प्रक्रिया किस में आती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति संज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंड्रोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए रासायनिक संतुलन बनाए रखना बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना बिल्कुल सही है। मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण दोनों भी होते हैं। नैतिक आचरण नियंत्रण करना, नैतिक आचरण नियंत्रण करना ये इसमें नहीं है। इसमें नियंत्रण कुछ भी नहीं करता ये। मानसिक और भावात्मक के अलावा कोई भी कार्य नैतिक आचरण मानो चाहे और भी मानो, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पाता है। यानी बड़े को कुछ के बोल देता है, छोटे को कुछ बोल देता है, यानी किसी वस्तु पर वो ये नैतिक आचरण नहीं कर पाता है। तभी हम बोलते हैं जब किशोरावस्था में बालक होते हैं तो वो बड़ों से सम्मान नहीं करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये इसमें नैतिक आचरण पाया जाता है, तो उसमें वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। तो ये परिभाषा है। तो ये पूछ रहा है कि ये परिभाषा किसकी है? तो देखिए किशोरावस्था की लगभग परिभाषा होती है, बड़ी बड़ी शानदार शानदार परिभाषा होती है, वो स्टैनली हॉल की होती है। किसकी होती है? स्टैनली हॉल की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। आगे हैं पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना के को संशोधित किया जाता है कहलाती है। जीन पियाजे की बात आ रही है। तो जीन पियाजे ने शब्द दिया है स्कीमा। क्या शब्द दिया है? स्कीमा। तो प्रश्न देखिए पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, यानी जब आप स्कूल में जाओगे बच्चों को पढ़ाने, तो अगर इस प्रकार का बच्चा आप की कक्षा में होता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, यानी किस चीज़ की उसको आवश्यकता है ताकि आप उसका उपलब्ध करा सको। तो देखिए मनोज्ञात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसमें बच्चों की आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र की, भावात्मक क्षेत्र की। इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र। अगला आता है प्रश्न एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो सबको पता है ये हैं स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? जीन पियाजे की। अभी मैंने पहले बताया कि जो औपचारिक है वो आएगी अंत में, तो इसका मतलब बी तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अभी कर्म बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो ये पूछ रहा है पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में, ध्यान रखना क्वेश्चन घुमाया हुआ है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? ये पूछ रहा है किशोर अवस्था की। किसकी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है किशोर अवस्था की। ध्यान रखना सर्वप्रथम शेष अवस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में, उसके बाद में किशोर अवस्था में। तो अंत में कौन सी होती है? किशोर अवस्था। और जो अंत अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है, उसमें अंत में होता है औपचारिक। तो ये किशोर अवस्था में आ जाएगा प्रथम। तो इसका हो जाएगा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था।
आगे बढ़ते हैं। संज्ञाता में विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? अधिनियम, प्रतिमापकर्ता, पराधीनता और सांकेतिकता। तो देखिए, ब्रूनर द्वारा जो अवस्था है वो पराधीनता अवस्था नहीं इन्होंने मानी है। कौन सी अवस्था? पराधीनता। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्ति एक सूत्र एक विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें, घर में अनुकूलन वातावरण प्राप्त करवाए, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करवाए। तो इसमें माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, देखने में सारे सही लग रहे हैं, लेकिन मुख्यतः बात करते हैं तो ये हैं घर में अनुकूलन वातावरण प्राप्त करवाए। देखिए, हम जब किसी टीचर के घर जाते हैं तो वहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं वो पूरा पूरा शांत वातावरण पाया जाता है। बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं, माता पिता अपना कार्य कर रहे हैं, तो एकदम शांत वातावरण पाया जाता है, तो उसमें बच्चा भी सुरक्षित रहता है और तनाव की भी उस तनाव भी नहीं आता बच्चे को। तो घर में अनुकूलन वातावरण होना जरूरी है। बाकी हम दूसरे घर पर चले जाए, यानी सामान्य से आदमी है, मजदूरी करता है, उसके घर चले जाए तो वहाँ हाय होल्ला चला रहता है, पूरे दिन चलता रहता है। तो ये माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो घर में अनुकूलन वातावरण प्राप्त करवाए बच्चों को। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, यानी मनोविश्लेषण में किसके जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो कौन सा है? वो है सचेतना, अर्धचेतना, चेतन और बहुचेतन। तो सबसे ज्यादा किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है अचेतन। देखिए, अचेतन की बात आती है तो अचेतन में बताते, अचेतन हमारे मन में होता है 90% और जो चेतन मन होता है वो 10% होता है। तो सबसे ज्यादा अचेतन मन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे 306 प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो देखिए, ये हमारी श्रृंखला चल रही है मनोविज्ञान के 10,000 प्रश्नों की। तो अब तक हम 306 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। लगभग रीट आएगी तब तक हम 10,000 प्रश्न पूरे कर लेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपकी तैयारी हो रखी है तो आप यहाँ तैयारी परख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ साथ साथ में आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि 1-2% देखा और अब बंद कर दिया, नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देखते रहे, समय निकाल कर आप जरूर देखें। तो ये था आज का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।